आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये केस क्राइम पेट्रोल में भी टेलीकास्ट किया गया है और ये क्राइम पेट्रोल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला केस रहा है। इस केस को अंत तक सुनने के बाद भी आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि आखिर में गलती किसकी थी, और यही गलती जानने के लिए आपको मेरे साथ 10 साल पीछे चलना होगा। तो इस केस की शुरुआत हुई थी 2015 में। केरला के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री एरिया था और उस एरिया के पास एक कुआं था। इस कुएं से पुलिस वालों को एक महिला की लाश मिलती है। ये लाश थोड़ी खराब हो चुकी थी, इसके बाल भी कटे हुए थे और इसके हाथ पे भी एक टैटू बना हुआ था जो शायद किसी और भाषा में था। अब पुलिस इस महिला का फोटो दिखा के आसपास पता लगाती है, शायद इस महिला को पहचान मिल सके, लेकिन आसपास के कोई भी लोग इस महिला को नहीं पहचानते। वो बताते हैं कि आज से पहले उन्होंने इस महिला को यहाँ कभी भी नहीं देखा। अब पुलिस महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण नहीं पता लगता क्योंकि बॉडी खराब हो चुकी थी। अब ये हत्या थी या आत्महत्या, ये पुलिस को ही पता लगाना था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि ये महिला 35 से 40 साल के बीच की थी और ये एक से ज्यादा बच्चे को जन्म भी दे चुकी थी और इसके हाथ पे जो निशान था वो कन्नड़ भाषा में राजू लिखा हुआ था। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये इसके पति का नाम होगा या फिर किसी करीबी का नाम होगा। अब पुलिस इस टैटू को लेके और महिला के शव की फोटो को लेके आसपास के एरिया में इसकी पहचान के लिए पता लगाने लगती है। आसपास पूछताछ करने के बाद भी इस महिला को अभी तक कोई नाम नहीं मिलता। फिर उस कुएं से कुछ किलोमीटर दूर जहाँ इस महिला की लाश मिली थी वहाँ एक मंदिर था और मंदिर के बाहर के कुछ भिखारी इस महिला को पहचान लेते हैं और वो बताते हैं कि इस महिला का नाम शोभा है और इसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब पुलिस उन लोगों से शोभा के घर का पता पूछती है, लेकिन किसी को भी शोभा के घर का ठिकाना नहीं पता होता। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने कहीं से सुना था कि शोभा पास के जंगल में एक खंडर में रहती है क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं थे कि ये कहीं पर किराए का घर लेके वहाँ रह सके। अब पुलिस पास के जंगल में जाती है, वहाँ सच में एक खंडर होता है। जब पुलिस उस खंडर में जाती है तो वहाँ कुछ बर्तन, एक बिस्तर और कुछ घर की कामकाज की चीजें होती हैं। इससे पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि शायद शोभा यहीं रहती थी। अब पुलिस और ज्यादा जांच करती है तो वहाँ पुलिस को एक फैमिली फोटो मिलता है जिसमें शोभा, उसके 2 बच्चे और उसका पति होता है। अब ये फोटो पुलिस वाले पूरे केरला में सर्कुलेट कर देते हैं ताकि शोभा की फैमिली का पता लगाया जा सके, लेकिन पूरे केरला में फोटो भेजने के बाद भी कहीं से भी कोई भी शोभा की पहचान या उसका रिश्तेदार के रूप में नहीं मिलता। अब पुलिस दिमाग लगाती है कि शोभा के हाथ पे जो टैटू था वो कन्नड़ भाषा में था, तो शायद शोभा कर्नाटका से हो सकती है। अब पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है और इस फैमिली फोटो को कर्नाटका तक पहुंचाती है। कर्नाटका के हर पुलिस स्टेशन में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे ऐड चलवाती है ताकि शोभा की फैमिली का पता लगाया जा सके और उसके 2 बच्चे जो उसके साथ रहते थे आखिर वो कहाँ गए। अब कर्नाटका के एक न्यूज़पेपर में शोभा का फोटो देख के एक महिला पुलिस स्टेशन आती है। वो बताती है कि वो शोभा की माँ है। अब पुलिस शोभा की माँ से जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर आपकी बेटी कहाँ रहती थी, उसके बच्चे कहाँ हैं और उसका पति कहाँ है। तो शोभा की माँ बताती है कि शोभा की शादी 10 साल पहले हुई थी, उसके पति का नाम राजू है। इन दोनों की लव मैरिज थी, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन राजू अनाथ था, इसीलिए शोभा की माँ इस शादी के लिए राजी नहीं थी। लेकिन शोभा की जिद के कारण उसकी माँ ने शोभा की शादी राजू से कर दी। इसके बाद ये दोनों हंसी खुशी रहते थे, ये एक खुशहाल परिवार था। इसके बाद शोभा का पहले एक बेटा हुआ और फिर कुछ साल बाद एक बेटी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर कुछ वक्त पहले राजू काम के सिलसिले में केरला शिफ्ट हो गया। उसने कहा कि वहाँ काम अच्छा है, तो वो शोभा और दोनों बच्चों को लेके केरला चला गया। कभी कभी शोभा की माँ की बात शोभा से हो जाती थी, लेकिन 2-2, 3-3 महीने में उसे अंदाजा भी नहीं था कि शोभा इस दुनिया में नहीं है। अब पुलिस को लगता है कि शायद राजू से कुछ अनबन हुई होगी, इसलिए राजू ने शोभा को मार के और अपने दोनों बच्चों को लेके कहीं चला गया होगा। अब पुलिस राजू को खोजने में लग जाती है। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद भी कहीं भी राजू को पता नहीं लगता है। अब पुलिस राजू के दोस्तों से पूछताछ करती है, शायद उन्हें पता हो कि राजू दोनों बच्चों को लेके कहाँ है और आखिर राजू के होते हुए उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मंदिर के बाहर भीख क्यों मांगा करते थे, जबकि एक खुशहाल परिवार था। अब पुलिस राजू के दोस्तों से मिलती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी से भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। अब पुलिस राजू के एक करीबी दोस्त से मिलती है।
और उससे मिली जानकारी से इस केस की सारी थ्योरी चेंज हो जाती हैं। इस केस में ऐसा मोड़ आता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। राजू का दोस्त बताता है कि राजू एक बहुत मेहनती लड़का था। वो अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छे से रखा करता था, लेकिन कुछ साल पहले राजू को शराब पीने की लत लग गई थी और उसकी लत के कारण उसके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। क्योंकि शोभा को ये चीज नहीं पसंद थी, इसीलिए वो आए दिन राजू से लड़ाई करती रहा करती थी और फिर राजू अपने दोस्त के पास बैठकर वो सारी बातें बताया करता था। लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को बहुत खुश रखा करता था। वो कभी भी शराब पीने के बाद कोई मारपीट, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करता था, बस उसको एक लत थी। अब राजू के दोस्त ने बताया कि शोभा राजू की शराब की लत से परेशान हो चुकी थी और उसके घर में कोई भी मर्द नहीं था जिससे वो शिकायत कर सके और अपनी बूढ़ी माँ को वो परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसका एक दूर का रिश्तेदार था जो कि रिश्ते में उसका मौसा लगता था। तो शोभा अपने मौसा जी को बुला के उनसे ही राजू की शिकायत किया करती थी। वो राजू को अक्सर समझा के चले जाया करते थे और उनको मिलजुल के रहने के लिए कहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे शोभा मौसा जी की तरफ आकर्षित होने लगी। राजू ने तो शराब की लत नहीं छोड़ी, लेकिन शोभा ने अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। अब वो अपने मौसा जी के साथ नाजायज संबंध में बंध गई थी।